गाइस, इसके पहले 2 लेक्चर बन चुके हैं। लेक्चर नहीं कहेंगे, हमने लेवल 1 के क्वेश्चंस बना लिए हैं और अभी भी कुछ लेवल 1 के क्वेश्चंस बचे हुए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आई होप आपने दोनों वीडियो एंजॉय किया होगा और उन दोनों से पहले 7 लेक्चर बने हैं। लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। केमिस्ट्री में अब केवल हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके आंसर डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा बना है वीडियो, जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में बना दूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्लास 8 पियर्सन आईटीजी फाउंडेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? वो एक ही टाइप के प्योर सब्सटेंस का आप डिफिनेशन मैंने बताया था ना कि एक ही टाइप के किसी चीज से बना होता है। जैसे कि इसका डिफिनेशन आप देख ही लो। इस हालांकि बता दिया गया डिफिनेशन। जब भी कोई चीज आए ना तो प्लीज डिफिनेशन को अधिक कैरी करना। जैसे प्योर सब्सटेंस का क्या होता है? सब्सटेंसेस विच आर होमोजीनियस इन नेचर एंड कंटेन्स पार्टिकल ऑफ ओनली वन काइंड एंड कंटेन्स पार्टिकल होमोजीनियस इन नेचर। फर्स्ट शर्त और दूसरा शर्त कंटेन्स पार्टिकल ऑफ ओनली वन काइंड आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। दरअसल मैटर को जब हम केमिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन किए थे तो 2 भागों में बांटे थे। पहला प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर। प्योर को फिर 2 भाग में बांटे थे, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट को फिर 3 भाग में बांटे थे, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स। फिर मेटल, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स के प्रॉपर्टी को हमने देखा था, एलॉय को देखा था। सो एलॉय भी होमोजीनियस है लेकिन वो मिक्सचर में आता है एलॉय। सो क्या हमने पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस। तो डुरालामीन ये तो प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि डुरालामीन क्या है? एल्युमिनियम का एलॉय है। हमने 7वें लेक्चर में ही देखा था कि डुरालामीन क्या है? एल्युमिनियम का एलॉय है। मैग्नीशियम आप बता सकते हो किसका एलॉय है? मैग्नीशियम। दरअसल ये भी एल्युमिनियम का एलॉय है, मैग्नीशियम, जहां तक मुझे याद है। बेल मेटल ये कॉपर का एलॉय है। और सिंस जो एलॉय होते हैं वो मिक्सचर होते हैं, वे प्योर सब्सटेंस नहीं होते हैं। तो एक बचा मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम बचा, इसमें केवल मैग्नीशियम है और एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं, तो यही प्योर सब्सटेंस होगा ना, बाकी सब तो एलॉय है। सो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Aluminium foil can be made from aluminium by using aluminium foil can be made by using aluminium sheet की बात हो रही है। फॉइल जो होता है वो शीट की बात हो रही है। It's by using first option its thermal and electrical conductivities, second its malleable property, third its sonorous property and fourth ऑल द अबव। तो आंसर तो आपको मिल ही गया होगा। एल्युमिनियम फॉइल बनाना यानी शीट बनाना है तो शीट, एल्युमिनियम एक मेटल है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 13 होता है। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 283 होता है। ये sp मैं ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ। सो वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एल्युमिनियम का 3 है। इस सबसे कोई मतलब नहीं है। एल्युमिनियम एक मेटल है और उसको फॉल में बदलते हैं उसके किस प्रॉपर्टी को यूज करके? तो उसके मेलिएबल प्रॉपर्टी को यूज करके, क्योंकि मेलिएबिलिटी इसको कहते हैं कि किसी चीज को आप पीट कर या उस पर प्रेशर डालकर या उसको उस पर हैमर अति कर या किसी भी तरीके से उसको शीट में कन्वर्ट कर सको। मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी यही होता है ना मेलिएबिलिटी में, कि आप उसको शीट में कन्वर्ट कर सको। तो एल्युमिनियम के मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी को यूज करके एल्युमिनियम फॉइल बनाया जाता है। बी सही होगा। और डक्टिलिटी किसे कहते हैं? कि वायर में स्ट्रेच करने की एबिलिटी को डक्टिलिटी कहते हैं। ये पहले डिस्कस हो चुका है, आप लेक्चर देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा। आगे जो 24 क्वेश्चन नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिकल्स आर नॉट स्टोर्ड इन स्टील और एल्युमिनियम कंटेनर्स बिकॉज अचार जो है उसको, अचार को हम लोग एल्युमिनियम या स्टील के बर्तन में क्यों स्टोर नहीं करते हैं? पहला ऑप्शन स्टील हैज क्रोमियम विच इज पॉइजनस। सेकंड ऑप्शन एल्युमिनियम टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम पिकल्स एंड स्पॉइल्स इट। सी ऑप्शन पिकल्स हैव एसिड्स विच कैन कोरोड आयरन एंड एल्युमिनियम मेकिंग पिकल्स पॉइजनस। एंड डी ऑप्शन नन ऑफ द। और चौथा ऑप्शन क्या है? नन ऑफ द अबव। ये बहुत कॉमन सवाल है, हर जगह काम देगा, 11 12 भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसका आंसर क्या है आपको पता चल ही गया होगा। क्यों? क्योंकि जो एल्युमिनियम या आयरन है वो क्या है? मेटल है। और पिकल चूंकि एसिडिक नेचर होता है तो जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। और एक एग्जांपल मैं लिया हूँ,
अचार में मान लो ये एसिड, मान लो HCl होगा या कोई एसिड, दूसरा एसिड भी हो सकता है, क्योंकि अचार खट्टा होता है, एसिडिक नेचर होता है। तो Al, अधिकतर एसिड जनरली खट्टे होते हैं, हमेशा मैं नहीं कह सकता लेकिन जनरली वे खट्टे होते हैं। खट्टा है कहने का मतलब सोर, SOUR, सोर। तो एक मेटल लिया, इसमें एसिड से रिएक्ट किया, कंपाउंड बना, अल्युमिनियम क्लोराइड प्लस H2 गैस लिबरेट हुआ। ये जो H2 गैस है इसी के चलते खाना पॉइजनस हो जाता है। खाना कहने का मतलब जिसमें एसिड पाया जाता है, तो यही रिएक्शन होता है। अगर अचार को रख दोगे तो अगर HCl तो पाया जाता है, जो भी एसिड अचार में है लेकिन एसिडिक नेचर होता है, वो इसे रिएक्ट करके H2 गैस लिबरेट करेगा और इसी H2 गैस के कारण खाना पॉइजनस हो जाएगा। वो खाने लायक नहीं रहेगा, उसको खाने के बाद बीमार हो सकते हो और भी बहुत ज्यादा हेल्थ डैमेज हो सकता है आपका। सो इसलिए हम लोग अचार को एल्युमिनियम या आयरन के बर्तन में स्टोर करके नहीं रखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप वीडियो को अगर नहीं समझ आए पीछे फिर से इसको रिवाइंड करके देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन नंबर। सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर कॉल्ड नोबल मेटल्स बिकॉज, नोबल गैस मेटल्स कहने का मतलब है इनर्ट मेटल्स, जो रिएक्ट नहीं करते हो। कुछ भी डाल दो, एसिड डाल दो, बेस में उसको करो, वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, गोल्ड एक बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल है, बहुत कम, किसी चीज से लगभग ना के बराबर रिएक्ट करता है। लेकिन ये एक्वा रेगिया, 11 या 12 में पढ़ना है, एक्वा रेगिया, रेगिया शायद स्पेलिंग ये सही है, एक्वा रेगिया में ये डिजोल्व हो जाता है गोल्ड। क्या आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि एक्वा रेगिया किन किन उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं एक्वा रेगिया में, किस किस उस एक्वा रेगिया सॉल्यूशन में कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने इनर्ट है, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते हैं सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जल्दी किसी से, तो इसलिए इनको नोबल कहा जाता है। मैंने आंसर तो बता दिया, लेकिन आप ऑप्शन देखो। फर्स्ट, दे आर कॉस्टली, नहीं। सेकंड, दे आर प्रीशियस, नहीं। प्रीशियस हैं लेकिन इसके चलते उसको नोबल मेटल नहीं कह सकते हैं। थर्ड, दिस हैव वेरी लेस रिएक्टिविटी, एंड फोर्थ, ऑल ऑफ दिस। ये सी होगा, क्योंकि वेरी लेस रिएक्टिविटी, वेरी लेस रिएक्टिविटी भी नहीं, वेरी लेस रिएक्टिविटी, इसलिए इनको क्या कहते हैं, नोबल मेटल्स कहते हैं। सो आई होप आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। और आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा आने वाला। और भी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सॉलिड, सॉलिड के रेस्पेक्ट में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। पहला, सॉलिड आर हाईली कंप्रेसिबल, ये तो गलत है। सॉलिड सबसे कम कंप्रेसिबल होता है, सॉलिड से ज्यादा कंप्रेसिबल लिक्विड होता है और लिक्विड से ज्यादा कंप्रेसिबल गैस होता है। सिंस कंप्रेसिबल, कब ज्यादा कंप्रेसिबल का प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि पार्टिकल्स जितने दूर होंगे किसी अथी के सब्सटेंस के, उसको कंप्रेस उतना ही किया जाता है। सिंस गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर है, तो उनको कंप्रेस करने, उनके कंप्रेस होने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। लेकिन लिक्विड्स में तो पार्टिकल बहुत नजदीक है, तो वो बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं। लेकिन यहाँ तो ये तो स्टेटमेंट है, यहाँ लो होना चाहिए था ना। सेकेंड, सॉलिड डिफ्यूज रैपिडली, गलत। सॉलिड रैपिडली डिफ्यूज नहीं करते हैं, डिफ्यूजन उसका ज्यादा होगा जब मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, उनका स्पीड बहुत ज्यादा होगा। गैसेस में मॉलिक्यूल्स का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, वे रैंडमली मूव करते रहते हैं। लेकिन सॉलिड में बंधन होता है, वहां वे केवल अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स, वो भी बहुत पार्टिकल्स क्योंकि सभी नजदीक हैं, तो अपने मीन पोजीशन पर केवल वाइब्रेट करते रहते हैं। और बहुत तो ये तो डिफ्यूज नहीं होंगे रैपिडली, सॉलिड लगभग ना के बराबर, बहुत स्लो ना के बराबर। गैसेस सबसे ज्यादा फास्टली डिफ्यूज करते हैं। थर्ड, सॉलिड पोजेसेस लो डेंसिटी, गलत। सॉलिड पोजेसेस हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। हर एक यूनिट वॉल्यूम पर डेंसिटी का मास ज्यादा होता है, तो इसलिए ज्यादा डेंसिटी होता है। हर एक यूनिट वॉल्यूम में मास बहुत ज्यादा होता है, इसलिए डेंसिटी ज्यादा होता है। देख रहे हो, अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखो, मास बढ़ाते जाओ तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और अगर मास कांस्टेंट रखो, वॉल्यूम बढ़ाते जाओ तो डेंसिटी घटते जाएगा। लेकिन सॉलिड की क्या होता है, हाई डेंसिटी होता है। फोर्थ, सॉलिड पोजेसेस अ नंबर ऑफ फ्री स्पेसेस, ये सही है। अभी सुनने में लगा फ्री स्पेसेस, हाँ बिल्कुल सही। सॉलिड पोजेसेस नंबर ऑफ फ्री स्पेसेस, क्योंकि ये सिंस ये बहुत मूव नहीं कर सकते हैं, और गैसेस में क्या होता है कि पार्टिकल रैंडमली मूव करता है, ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन,
तो इसलिए जो गैसेस होते हैं उनमें फ्री स्पेस फ्री सरफेस लगभग ना के बराबर होते हैं। हम मुझे लगता है शायद सेकेंड लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था इसके क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में। तो सॉलिड पोजेसेस नंबर ऑफ फ्री स्पेसेस, ये सही है। और सॉलिड से कम फ्री स्पेसेस किस में होता है? लिक्विड में। और सबसे कम गैसेस में, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, फ्री स्पेस तो होता ही नहीं है उनमें, इसलिए तो उसको कंटेनर में बंद करके रखना पड़ता है। जैसे ऑक्सीजन गैस हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर देखे हो ना, उसको क्यों बंद करके रखते हैं? क्योंकि वो फिर नहीं रह पाएंगे, वो बहुत जल्दी डिफ्यूज कर जाएंगे, उनमें फ्री स्पेस की बहुत भारी कमी है, लगभग ना के बराबर होते हैं। सो आई होप इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर, ऑन हीटिंग द टेम्परेचर ऑफ द मेल्टिंग सॉलिड। ये थोड़ा अच्छा है, प्लीज इसको पॉज करो और खुद से इसको अटेम्प्ट करो। और अब मैं बता रहा हूं इसको। ऑन हीटिंग द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग सॉलिड, सॉलिड मेल्ट कर रहा है। मैंने एक एग्जाम्पल भी बताया था इसका, आप प्लीज उस लेक्चर को देखना। मेरे ख्याल से वो 7th लेक्चर है या 6th है, 5th या 6th लेक्चर में मैंने इसको बताया था कि जो आइस है पिघल रहा है, थोड़ा देर पिघलने के बाद ये हो गया, अब वाटर भी आ गया। पहले आइस ऐसे था, अब ये पिघल के कुछ वाटर आ गया, अभी भी हीट दे रहे हो, इसमें भी हीट दे रहे हो। तो जब तक पूरा आइस नहीं पिघलेगा तब तक अभी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाद में भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी हीट मिल रहा है वो सारा का सारा हीट किस में कन्वर्ट होता है? हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, तो वो सारा एनर्जी किस में चला जा रहा है? जो सॉलिड के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में चला जा रहा है, हीट को बढ़ाने में, उस सब्सटेंस के हीट को बढ़ाने में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ना है, तभी तो सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट होगा। इसीलिए ऑन हीटिंग द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग सॉलिड रिमेन्स कांस्टेंट। एक बार जब पूरा सॉलिड मेल्ट कर जाएगा और लिक्विड में आ जाएगा, अब और हीट देते जाओगे तब जाके लिक्विड का हीट बढ़ते जाएगा, तब तक बढ़ते जाएगा जब तक बॉइलिंग पॉइंट में आ जाए, फिर वो वेपर में बदल जाएगा। आई होप पहले भी मैंने इसको डिस्कस किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सो अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, सी इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस ऑन हीटिंग। वैसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए? सब्लाइम सब्सटेंस कहते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो सब्सटेंस है उसके सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं उनमें काफी हाई काइनेटिक एनर्जी होता है, और थोड़ा सा हीट पाने पर वे बहुत तेजी से, उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है, पार्टिकल्स फ्री हो जाते हैं, इसलिए बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए ये सीधे गैसेस स्टेट में चले जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो सॉलिड से सीधे गैसेस स्टेट में चले जाते हैं इनको सब्लाइम कहते हैं, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। तो इन चारों में याद रखने वाला है कि अमोनियम क्लोराइड जो है इस सब्लिमेशन में जाता है, बाकी सोडियम क्लोराइड नहीं जाता है। सोडियम क्लोराइड कभी भी नमक को हीट करते हो तो गैस में बदल जाता है, नहीं, उसका रस, उसमें से पानी निकलती होगा। सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, तो और डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट नहीं होगा। पोटेशियम क्लोराइड भी नहीं होता है, कैल्शियम क्लोराइड भी नहीं, अमोनियम क्लोराइड होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्या किसी को पता है? वही है इसका रीजन कि इसके सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं उनमें काफी हाई काइनेटिक एनर्जी होता है, रैंडम, थोड़ा सा हीट पाने पर वे तुरंत वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में न होकर सीधे गैस में, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच की दूरी बहुत बढ़ जाती है। तो अमोनियम क्लोराइड, और कुछ आप लिखना चाहते हो इसके बारे में, अमोनियम क्लोराइड के बारे में, उसका प्रॉपर्टी के बारे में मुझे बताओ कि इसका अमोनियम क्लोराइड इसका क्या होता है? फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला NH4Cl, लिख लो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? KCl। सोडियम क्लोराइड NaCl, और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। फॉर्मूला बनाना आप सबका वैलेंसी याद रखोगे ना, कम से कम 1 to 20 या 1 to 30 तक। फॉर्मूला बनाना बहुत आसान होता है, किसी दिन बताऊंगा, या पढ़े भी होगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर, अंडर द नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द नॉन मेटल ब्रोमीन एग्जिस्ट इन। मैंने बताया था ना, जनरली नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे जो नॉन मेटल होते हैं वह गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ब्रोमीन एक एक्सेप्शन था, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ब्रोमीन एक नॉन मेटल होने के बावजूद ये नॉर्मल कंडीशन, ये सब लिखना जरूरी है, नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि अगर नॉर्मल कंडीशन नहीं रहा, प्रेशर ज्यादा बढ़ गया,
सॉरी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो ये लिक्विड में नहीं रह पाएगा, गैसीय स्टेट में बदल जाएगा, या टेम्परेचर कम रहा तो फिर और कुछ बात हो जाएगी। प्रेशर ज़्यादा रहा तो वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, प्रेशर कम रहा तो गैस में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए हमेशा नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर लिखा हुआ है। अंडर द नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द नॉन मेटल ब्रोमीन एग्जिस्ट इन लिक्विड। ये एक एक्सेप्शन था, इसलिए मैंने एक्सेप्शन बताया था, शायद क्लास 7th लेक्चर 7 में मैंने बताया था, या लेक्चर 6 में मैंने मेटल नॉन मेटल और मेटल वर्ड्स के प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। आप जरूर देखना उसको, मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल क्लास एट पियर्सन आईटीजे फाउंडेशन का। अच्छा, एक चीज मैं बताना थी, जो अमोनियम क्लोराइड था मैंने कहा था ना, उसको हीट करने पर वो सब्लिमेशन हो जाता है उसका सीधे सॉलिड से गैस में। तो अमोनियम जो क्लोराइड है उसको हीट करने पर क्या होता है, अमोनिया प्लस एनसीएल गैस मिलता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अमोनियम क्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनमें, तो इसलिए वो डायरेक्टली इंट्रामोलिकुलर नहीं होता, इंटरमोलिकुलर होता है, तो सब्लिमेशन हो जाता है उसका। लिख सकते हो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीएटॉमिक। हम जब एलिमेंट पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था ना एटोमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स 1 होंगे तो मोनो एटॉमिक होता है, 2 होंगे तो डाई एटॉमिक, और 2 से ज्यादा होंगे तो पॉलीएटॉमिक। तो नाइट्रोजन देखो तो N2 बनाता है, ओजोन क्या होता है O3 होता है, सल्फर S6 होता है ना, S6 शायद, और फास्फोरस P4 में एग्जिस्ट करता है। तो S6 ये पॉलीएटॉमिक है, O3 पॉलीएटॉमिक है, 2 से ज्यादा एटम है ऑक्सीजन के, इसमें 2 से ज्यादा एटम है सल्फर के। इसमें सब एलिमेंट ही हैं, क्योंकि एलिमेंट मैंने बताया था ना कि एक ही प्रकार के सब्सटेंस हो और उसको एलिमेंट कहते हैं किसी अथी में। एलिमेंट का डेफिनेशन क्या था आपको पता है? एलिमेंट का डेफिनेशन लिख लो। एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंसेस इन विच मॉलिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। प्योर सब्सटेंसेस इन विच मॉलिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। एग्जाम्पल आयरन, ऑक्सीजन, सिल्वर। सो इसमें से पॉलीएटॉमिक कौन है? पॉलीएटॉमिक नहीं है पूछ रहा है तो नाइट्रोजन हो जाएगा। इसमें नाइट्रोजन डायटोमिक है, तो नाइट्रोजन N2 बनाता है, और इसमें 2 एटम है नाइट्रोजन के, तो ये डायटोमिक। बाकी सभी पॉलीएटॉमिक, फास्फोरस P4 है। सो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच अमंग द पेयर is separated by using the principle of dissolution in a suitable solvent। पहला SO2 and N2O5 QHA सॉल्वेंट, ये दोनों का मिक्सचर है और हम इस सॉल्वेंट में इसको मिलाएंगे तो कोई एक जो है वो घुल जाएगा और दूसरा नहीं घुलेगा। तो इस तरह से जो नहीं घुलेगा उसको हम अलग कर लेंगे, घुल जाएगा उसको हम फिर गर्म करेंगे और उसका सॉल्यूट अति वेपर बन जाएगा, और जो बचेगा वो एक सॉल्यूट बचेगा। तो SO2NO2 QHA सॉल्वेंट, SO2NN2O3 QHA सॉल्वेंट, SO2NO QHA सॉल्वेंट। तो ये डी ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि SO2 को जब हम, SO2 क्या होता है? KOH में सोल्यूबल होता है, तो ये सोल्यूबल हो जाएगा, कुछ आएगा इसमें से, और ये जो आएगा इसको तुम हीट देकर इवापोरेट करोगे तो KOH क्या होगा? वो इवापोरेट हो जाएगा और इसमें केवल SO2 बचेगा। और सिंस NO क्या है? एक न्यूट्रल है, तो NO इसमें डिजल्व नहीं होगा, लेकिन SO2 डिजल्व हो जाएगा, और SO2 को आप इस सोल्यूशन को आप हीट करोगे तो फिर SO2 डिकम्पोज हो जाएगा और KOH इवापोरेट कर जाएगा, और इसमें क्या बचेगा? NO, क्योंकि NO डिजल्व नहीं हुआ था। बस इसमें डिसोल्यूशन प्रॉपर्टी में ये यूज करना है कि डिसोल्यूशन देखना कौन सा डिजल्व करेगा कौन सा नहीं, ऐसे को। अच्छा, नाइट्रोजन के कुछ मैंने कम लिखे हैं। नाइट्रोस ऑक्साइड N2O, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, कलरलेस गैस होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड NO, क्लास 12 में जब आप 14th या 15th ब्लॉक पढ़ोगे, 15th ग्रुप को पढ़ोगे, P ब्लॉक एलिमेंट्स को, तो वहाँ ये पढ़ना है। नाइट्रिक ऑक्साइड NO, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है। और फिर क्या हो गया? डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया NO2, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। IITJ में इसमें पूछता है कि दे देगा
ट्राई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O4, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड NO3, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। ये अनस्टेबल रेडिकल होता है। पूछ देगा, अगर आपको स्ट्रक्चर याद रहा तो पूछेगा कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जो जिसमें NN बॉन्ड होता है। तो NN बॉन्ड इसमें पाया जा रहा है N2O4 में, इसमें NN बॉन्ड नहीं है और इसमें भी N नहीं है, इसमें तो होगा नहीं, केवल एक नाइट्रोजन है, इसमें भी नहीं है। और डाई नाइट्रोजन N2O3 में है और बाकी और नाइट्रोस ऑक्साइड में। तो NN बॉन्ड किस में पाया जा रहा है? नाइट्रोस ऑक्साइड में, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में और डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में। सो इन तीनों में NN बॉन्ड पाया जा रहा है। तो इस तरह से पूछ दिया जाता है। आपको इसका स्ट्रक्चर याद रखना होगा, क्लास 12 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत मजा आएगा। आते हैं यहाँ पर, अब 20 मिनट का वीडियो हो गया। सो गाइस, अब हम लोग क्या करते हैं कि अगले वीडियो में हम लेवल 3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेवल 2 खत्म हो गया और इसके पहले 2 वीडियो बने हुए हैं लेवल 1 के, जिसमें क्वेश्चन डिस्कस, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एनालाइज करो। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर विजिट करो, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो अच्छा लगा वीडियो तो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।